Very good morning to all of you. Welcome to Shriram's IAS. Today we'll be analyzing the UPSC essay paper, which was the very first paper which you all gave who were preparing for the UPSC CSE mains 2025. Okay, and rest others also who were unable to qualify for the mains exam, they must also look into these detailed analysis because it will help you to attempt the paper the next time when you'll be appearing. Okay, so before starting anything else, let's discuss about the offer which is available in Shriram's IAS. It is about the 1:1 mentorship which you provide free of cost, which you can avail to have a judicious preparation as you go ahead in your UPSC journey. Okay, now let's go to the essay paper. Now see, the thing is, जैसे कि पिछले कुछ सालों से हम देख ही रहे हैं और यूपीएससी ने अब की बार अपनी जो हिस्ट्री है उसे चेंज भी नहीं किया लास्ट 4-5 सालों की, कि 2 सेक्शंस तो बना रहे हैं पर दोनों सेक्शंस में फिलोसफिकल एसेज ही डाल रहे हैं, रिफ्लेक्टिव एसेज ही डाल रहे हैं. जो इस तरह के एसेज जो हैं वो उसमें बच्चे काफ़ी डिफिकल्टी अब फेस करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो माइंड का मेकअप है वो जीएस आंसर वाला हो जाता है. सो फॉर दैट यू नीड टू राइट अ लॉट ऑफ एसेज सो एज टू अडेप्ट योरसेल्फ फॉर द रियल एग्जाम. ओके, जैसे कि मैंने अपने जो ऐसे सीरीज है उसमें भी आपसे बताया था, विच इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब, श्रीराम्स IAS चैनल, and you can go and watch that, especially the orientation class in which I talked about the philosophical essays in depth, and the first class in which I again talked about philosophical essays and then about thematic essays also, because you never know. See, the thing is, why UPSC started asking philosophical essays. अगर हम इसको ponder करें तो what we'll find is that people started writing a lot of GS 1, 2, 3, 4 kind of answers in the essay topic. फ्लो चार्ट बनाने लग गए थे, मैप बनाने लग गए थे, तो इससे शायद उकता कर या इससे फेडअप होकर यूपीएससी स्विच टू कंप्लीट फिलोसफिकल एसेज व्हेन दे स्टार्टेड गिविंग, आई गेस फॉर लास्ट 4-5 years दे स्टार्टेड डूइंग इट. लेकिन ये ट्रेंड भी चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं है कि अगली बार ये ट्रेंड फॉलो करे. द थिंग इज कि जहाँ तक थीमेटिक एसेज का सवाल है, थीमेटिक एसेज के लिए आप अपने आप को वैसे भी काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर करते ही रहते हो क्योंकि आप जीएस पढ़ते हो, उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं और जैसा कि इन 4 पेपर के थ्रू किया जाता है कि आपको कहीं ना कहीं ट्रेन किया जाता है फॉर एवरीथिंग अंडर द स्काई एंड इवन अबव इट. तो थीमेटिक एसेज आप हैंडल कर लेंगे एक बार को. आप 250 वर्ड्स का आंसर लिखते ही हैं, आपको उसे और स्ट्रेच करना पड़ेगा. कहीं ना कहीं यू हैव टू होल्ड योरसेल्फ बैक. कई सारे आइडियाज़ हैं जो कि आपके प्रायोरिटी पे हाई नहीं रहते हैं, उसके नीचे रहते हैं. कई बच्चे हैं जिन्हें स्टोरी मेकिंग का शौक है, तो वो थीमेटिक एसेज जो हैं उसको हैंडल कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर जनरल स्टडीज़ नॉलेज. लेकिन फिलोसफिकल ऐसे एक बहुत ही डिफरेंट बॉल गेम बन जाता है फॉर ऑल द यूपीएससी एस्पिरेंट्स, जिसका एक ही निवारण है, एक ही सॉल्यूशन है, विच इज़ यू ऑल मस्ट राइट एसेज. ठीक है, जितना ज़्यादा अपने थॉट को एक्सप्लोर करेंगे आप, उतना ज़्यादा इस तरह के एसेज को आप एड्रेस कर पाएंगे और ये बात समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, जैसे इस बार की ही बात कर लें अगर, तो 2 सेक्शंस आए और दोनों के अंदर रिफ्लेक्टिव एसेज ही थे. हम फिलहाल सेक्शन A की बात करेंगे, उसके बाद हम सेक्शन B पे भी जाएंगे. जैसे कि इसमें ऐसे टॉपिक्स आप देख ही रहे हैं कौन से हैं. ट्रुथ नोज नो कलर, सत्य का कोई रंग नहीं होता. सेकेंड वन इज द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग. सुन त्जू का ये कोट है, तो अगर हिंदी में पढ़ूं तो बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोच्च कला है. इस तरह के ऐसे टॉपिक हो गए. या फिर नेक्स्ट वाज थॉट्स फाइंड अ वर्ल्ड एंड क्रिएट्स वन ऑल्सो, एंड अगेन बेस्ट लेसन्स आर लर्न्ड थ्रू बिटर एक्सपीरियंसेस. तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं इनको आप कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो ये सारे के सारे फिलोसफिकल एम्बिट में ही आ जाते हैं. इसलिए आपको इस तरह के टॉपिक्स को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. और जैसा कि हमने सीरीज में ही बता रहा था कि किस तरीके से यू कैन हैंडल दीज एसेज थ्रू अ पर्टिकुलर अप्रोच, और वो अप्रोच जो था वो कहीं ना कहीं गो बैक टू वेदास वाला था. कहने का मतलब ये कि आपको बेसिक्स पर लौटना पड़ेगा एस्से के. एंड व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ एसेज? एस्से का बेसिक जो फंडा है, जो फंडामेंटल्स हैं, वो ये है व्हाट यू वांट टू से, व्हाट्स योर टेक. अब होता क्या है कि कहीं ना कहीं एसेज को लेके लोगों के मन में ये विचार समा गए हैं, ये विचार जो है वो बैठ गए हैं कि एसे जो है वो आपको इस तरीके से हैंडल करना पड़ेगा कि आपको कोट्स देने हैं, आपको एनेक्डोट्स देने हैं, आपको बड़ी बड़ी स्टोरीज लिखनी है, आपको कहानियाँ बुननी है. ये कहानियाँ बुनने में कोई इशू नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पर्सोनिफिकेशन है उसकी कमी हो जाती है, विच यू ऑल नीड टू एड्रेस व्हाइल यू राइट एन एसे, व्हाइल यू आर प्रैक्टिसिंग एन एसे. ओके, तो इस बात को जानते समझते हुए ही यू ऑल शुड बी अप्रोचिंग द एसेज एंड प्रैक्टिसिंग फॉर इट. और इस बार के जो टॉपिक्स हैं वो तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही यूनिक हैं, क्योंकि
इनके थ्रू जिस तरीके की प्रैक्टिस आपकी होगी उतनी लास्ट ईयर के एसेज में भी नहीं हो पाएगी। ट्रूथ नोज नो कलर, ये 4 वर्ड का जो एसे है, 4 वर्ड का जो एसे टॉपिक है, इसको लिखने में जो दिक्कतें आप फेस करेंगे और जब आप उसे पार पा पाएंगे तो इस तरह के और भी फिलोसॉफिकल एसेज को आप हैंडल कर पाएंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट एसे टॉपिक। ओके, नाउ द फर्स्ट टॉपिक विच यू ऑल हैड वाज ट्रूथ नोज नो कलर। ओके, सत्य का कोई रंग नहीं होता है, और इसको अगर आप कॉन्टेम्पलेट करेंगे तो इसको कॉन्टेम्पलेट करते वक्त आपको 2 एस्पेक्ट से ध्यान देना पड़ेगा। पहला है ट्रुथ, देन द कलर दिस दे आर टॉकिंग अबाउट। तो जैसे कि जब भी आप ऐसे स्टार्ट करते हैं, फिलोसफिकल ऐसे स्टार्ट करते हैं, तो आप लोगों की बात समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जो इवैल्यूएटर है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इवैल्यूएटर सबसे पहले तो ये जानना चाहता है कि क्या आपको ऐसे का टॉपिक समझ में भी आया है कि नहीं। तो इससे जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर जाता है। जब थीमेटिक एसेज होते हैं या फिर जीएस के आंसर होते हैं तो कई बार ये हो सकता है कि जो आपका इंट्रोडक्शन है, क्योंकि देखिए दोनों का ही स्ट्रक्चर सेम है, इवन इन जो जीएस आंसर्स एज वेल एज योर एसेज यू नीड टू फॉलो आईबीसी मॉडल ओनली, इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन। सबके अंदर ये तीनों चीजें तो फॉलो करनी ही है आपको, ये सिमिलरिटी है, लेकिन द टेक जो आपको लेना है इसके ऊपर वो काफी अलग हो जाता है। कैसे अलग हो जाता है आप देखिए, अगर उसे तो इस तरीके से अलग हो जाता है कि एक जीएस के आंसर में या थीमेटिक ऐसे में अगर आप कीवर्ड डिफाइन करते भी निकल जाएंगे अगर, और फिर बॉडी पे आ जाएंगे, और फिर वट एवर यू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक, इफ यू आर एड्रेसिंग दैट इन द बॉडी, देन एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। बट नॉट इन केस ऑफ फिलोसफिकल एसेज। फिलोसफिकल एसेज में इवैल्यूएटर सबसे पहले ये देखेगा कि वेदर यू आर एबल टू कॉम्प्रीहेंड द रियल मीनिंग ऑफ द टॉपिक और नॉट, and for that you need to dwell into this particular topic in a particular structured way. Now truth knows no color, यहां पे सीधा सीधा मतलब है, यहां पे absolute truth की बात हो रही है कि जो परम सत्य है और नो कलर से यहां पे बात हो रही है कि किसी भी तरीके का जो क्लासिफिकेशन, चाहे वो कास्ट के बेसिस पे हो, रिलीजन के बेसिस पे हो, या जेंडर के बेसिस पे हो, या फिर रिलीजन के बेसिस पे हो एज ऑलरेडी मेंशन्ड, या रेस के बेसिस पे हो, इन सब से जो यूनिवर्सल ट्रुथ है या एब्सोल्यूट ट्रुथ है उसका कोई लेना देना नहीं है। एब्सोल्यूट ट्रुथ जो होता है वो इन चीजों पे ध्यान नहीं देता है, वो अपने आप को इन चीजों से अलग रखता है। तो इस बात को आपको मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ट्रुथ को एज एन एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे देखें आप, और साथ ही साथ जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं इसके, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स हैं इसके, जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं वो आप कैसे इस पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक के अंदर लोगों को या फिर इवैल्यूएटर को समझा पाते हैं, ये मैटर करता है। ओके, तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली ये जो मीनिंग आपको मैंने अभी बताया, ये अगर आप बता पाए, अगर ये आप बात समझा पाए तो वो सफाई से। देखिए कई बार क्या होगा, कई लोग ये बात कहेंगे, जैसे दिस पर्टिकुलर कोट कम्स फ्रॉम an African, or we can say that African abolitionists, okay, तो उसके थ्रू जो by the name of Douglas he gave this, but देखिए इसमें क्या है ना, this information, what will you do of this information, who gave this quote। देखिए आपको हमेशा नहीं याद रह सकता है कि एक पर्टिकुलर कोट जो है which particular या who gave that particular quote, so you need to dwell into or you need to look into a particular essay topic as a fresh one। आपको जब नहीं पता है बिल्कुल, आपको उस एस्पेक्ट से इसको देखना पड़ेगा, रैदर देन इसके कि हाँ पहले तो मैं ये जानना चाहूं और मैं बहुत सारे कोट्स इकट्ठे कर लूं और किसने वो कोट कहे हैं ये मैं जानने की कोशिश करूं। उसके बदले आपको इस पर काम करना पड़ेगा कि सपोज कीजिए कोई कोट आपको बिल्कुल नहीं पता है, उसका कॉन्टेक्स्ट भी नहीं पता है, और तब आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। एंड दैट्स व्हाई आई वांट यू ऑल टू लर्न दिस पर्टिकुलर आर्ट, that even if you are unable to recall who said this or in what context this was said, you are also able to set the context। आप खुद भी एक context दे पाओ, और इसी की तरफ आपको endeavor करना चाहिए।
ठीक है, तो डगलस ने कहा कि माइकल ने कहा, दैट डजंट मैटर, द थिंग इज व्हाट दिस पर्टिकुलर थिंग मीन्स। और जब आप ये देख पाएंगे, ये कर पाएंगे, तो विल बी एबल टू डू जस्टिस टू द एसे टॉपिक। ओके, नाउ व्हाट आर द वेरियस थिंग्स यू कैन एक्सप्लेन इन द इंट्रोडक्शन दैट आई ऑलरेडी टोल्ड, कि कैसे आप जो ये कलर है उसको डिफाइन करेंगे, कि व्हाट डज दिस पर्टिकुलर टॉपिक मीन व्हेन इट सेज truth knows no color. What does the color mean? Color means classifications which has been developed by the society, by the humans, and truth is a value, is an absolute form, so it doesn't get affected by how the society perceives at a particular fact. If you are able to write this, then you will be able to do justice to the introduction part of this essay topic. Got it? Now what to write in the body? जो नेक्स्ट एस्पेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो बॉडी है उसके अंदर आपको बहुत सारे टेक्स लेने पड़ेंगे, जैसे कि फिलोसफिकल, जैसे मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू की बात की, या फिर सोशल, रेसिज्म हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, कास्टिज्म हो गया, या इसके अलावा हिस्टोरिकल, कि कैसे एबोलिशनिस्ट, जो कि मैंने जो डगलस हु गेव दिस कोट, उसकी बात की, या तो वो कॉन्टेक्स्ट दीजिए, या फिर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बात करिए, किस तरीके से हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जो अंग्रेज जिस तरीके की फैक्शनिज्म लेके आ रहे थे, उसको गांधी जी या बाकी सब लीडर्स ने लोगों के सामने ये उजागर किया कि नहीं, द एटीट्यूड ऑफ ब्रिटिशर्स टुवर्ड्स इंडियंस इज सेम, द एब्सोल्यूट ट्रुथ इज दे आर एक्सप्लॉइटेटिव, दे आर अ कॉलोनियल पावर, ओके, एंड इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद व्हाट दैट पर्सन स्टैचर इज, व्हाट दैट इंडियन स्टैचर इज, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी कास्ट का हो, चाहे वो किसी रिलीजन का हो। द होल पर्पस ऑफ British colonial power was to exploit Indians, and that was the absolute truth, which the Britishers are unable to hide, और एंड में उन्हें भारत छोड़ के जाना पड़ गया। तो इस तरह के जो कॉन्टेक्स्ट है इनको आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। इसके अलावा साइंटिफिक, किस तरीके से जो ग्रेविटी हो गई या इस तरह के जो फिजिक्स के रूल है वो किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंशिएट इस बात पे नहीं करते हैं कि उनका रंग क्या है। और यहां पे रंग का मतलब आप कतई ये मत समझिएगा कि इसको आप वैसे लेंगे कि हाँ भाई कोई चीज काली है, गोरी है, कैसी है, नहीं, वो नहीं। वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट बाय कलर इन दिस पर्टिकुलर केस, इन द साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, इट मीन्स दैट द ट्रू नेचर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, क्या वो भारी है, क्या वो हल्का है, यही मैटर करेगा जब ग्रेविटी पिक्चर में आएगी। तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि वो सामान किससे बिलोंग करता है, उसका प्राइस वैल्यू इन द मार्केट क्या है, चाहे वो सोना हो, चाहे वो लोहा हो। अब लोहा भारी है, चाहे वो सस्ता है, ग्रेविटी का इफेक्ट उस पर ज्यादा होगा। तो इस तरह से वेरियस एस्पेक्ट्स यू कैन एक्सप्लोर। देन देयर इज अनदर एस्पेक्ट यू कैन व्हिच यू कैन से इज दैट कि किस तरीके से प्रिज्म के थ्रू जब व्हाइट लाइट निकलती है तो इट गेट्स डिस्पर्स्ड इनटू वेरियस अदर लाइट्स। सो दैट प्रिज्म इन इटसेल्फ इज समथिंग व्हिच ह्यूमन सोसाइटी ब्रॉट, बट द ट्रुथ इज द व्हाइट लाइट। And the result, because of human interference, is breakage into various other colors. And that is how you can justify the topic which has been given to you in this exam. ऐसे बहुत सारे एनेक्डोट्स हैं जो आप लेके चल सकते हो। उसके बाद जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को कि you all can give personal examples also. By personal examples, what I mean is that how through knowledge you all got wisdom and you were able to differentiate the real truth from what has been perceived to you. Okay, इसमें प्लेटो के सिद्धांत को भी आप ला सकते हैं। किस तरीके से वो केव की जो एलिगरी है कि जब केव में दिख रहे हैं तो शैडोज दिख रहे हैं, एंड व्हेन दे गो टू द surface then they get to know about the real truth where the sunlight is there. इस तरह की एलिगरीज को भी आप यूज कर सकते हो अपने टॉपिक को समझाने के लिए, और इस तरीके से वेरियस एस्पेक्ट्स लेते रहते यू कैन मूव टुवर्ड्स द ऐसे टॉपिक एंड टुवर्ड्स इट्स कंक्लूजन। साथ ही साथ यह बात ही समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से कई बार जो काउंटर व्यू होता है, काउंटर व्यू कहने का मतलब देयर इज द जनरल थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक व्हिच इज ट्रुथ नोज नो कलर, but what is the counter theme? Counter theme is
इज ट्रुथ ऑलवेज एबल टू ओवर पावर द कलर? जैसे कि आज के टाइम पे यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, दैट हाउ द वॉर ऑफ नरेटिव इज गोइंग टू और इज पेंटिंग द ट्रुथ, और ट्रुथ के ऊपर एक रंग चढ़ा दे रहा है। आपने रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर केस में भी देखा था किस तरीके से द मीडिया ऑफ बोथ द कंट्रीज वर एबल टू पेंट समथिंग विच दे वर नॉट सपोज टू डू। ओके, द सेम वे रिसेंटली जो अमेरिकन टेक है ऑन इंडियन ट्रेड और इस तरह की जो बाकी चीजें हैं, उसमें किस तरीके से नैरेटिव का जो वॉर है वो एक पर्टिकुलर कंट्री इसलिए जीत जाती है बस बिकॉज दे हैव बेटर मीडिया हैंडलिंग कैपेबिलिटीज। तो कहीं ना कहीं इस बात को समझना बहुत जरूरी है आपको कि एक ऐसे का जो जनरल थीम होता है उसके काउंटर व्यू में भी आप जाइए। अगर आप काउंटर व्यू में नहीं जाते हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, तो जो इवेल्युएटर है ही विल नॉट बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड दैट यू हैव क्रिटिकल थिंकिंग। अगर क्रिटिकल थिंकिंग आपकी नहीं रहेगी एक ऐसे टॉपिक के अंदर तो आप सारे एस्पेक्ट्स को छू नहीं पाएंगे। ठीक है, आपने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव समझा दिया, ठीक है आपने साइंटिफिक पर्सपेक्टिव समझा दिया, ठीक है आपने फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव समझा दिया, बट कहीं ना कहीं काउंटर व्यू की भी जरूरत है, और काउंटर व्यू के बाद ही यू ऑल शुड मूव टू द कंक्लूजन। और कंक्लूजन कैसा रहना चाहिए इस पर्टिकुलर एसे में? कंक्लूजन इस पर्टिकुलर एसे में ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। ये कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज करके ट्रुथ को पेंट कर दिया जा रहा है, नैरेटिव को यूज करके ट्रुथ को पेंट किया जा रहा है, ये एक सस्टेनेबल फीचर नहीं है। एंड इवेंचुअली पीपल विल गेट टू नो अबाउट व्हाट इज द रियल ट्रुथ। और इसी तरीके से यू नीड टू कंक्लूड योर एसे सो एज टू फेच मैक्सिमम मार्क्स। Okay, so this was one of the very first essay topics which came to all of you in UPSC CSE Mains 2025, and lot of students faced issues in this particular essay topic. I don't think right now we don't have the data, okay, but I don't think a lot of students might have written this particular essay topic because it is too vague by nature, and you all need to explore a lot of things on your own. ये आपको कोई हिंट नहीं देता है, ये आपको गलत डायरेक्शन में ले आ सकता है ये ऐसे टॉपिक, लेकिन all the students, all the aspirants who attempted this particular essay topic, they will do good only because of the simple reason that there will be sample space will be low. जो सैंपल है लोगों का जिन्होंने कि ये टॉपिक हैंडल किया होगा वो ऑफ कोर्स लो रहा होगा, और इस कारण से इसके अंदर जज करने के लिए जो इवेल्युएटर है उसका स्कोप जो है वो कम हो जाता है रिलेटिवली। When less people will write the same essay topic, then of course the sample space will decrease and the evaluator will be pushed to reward you good marks. Got it? So this is how this thing goes. अब अगर हम अगले टॉपिक की बात करें, the very next topic was the supreme art of war is to subdue the enemy without fighting. फिफ्थ सिक्स BCE के सुन त्सू जो एक बहुत बड़े थिंकर थे चाइना के, चाइनीज थिंकर, ही गेव दिस पर्टिकुलर कोट, और आर्ट ऑफ वॉर जो बुक है उनकी उसमें ये मेंशन्ड है। ये आपने सुना होगा, आर्ट एंड वॉर बुक का नाम सुना होगा, जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन वाले बच्चे हैं या फिर बाकी लोग भी हैं, बिकॉज इट इज अ वेरी फेमस बुक। ओके, बट व्हाट एग्जैक्टली इज सपोज टू बी रिटन इन दिस पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक? सी, ये ऐसे टॉपिक तब भी एक बार को कॉम्प्रिहेंसिबल है, यू ऑल कैन कॉम्प्रिहेंड इट कि व्हाट दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज टेलिंग यू। बट अगेन इस तरह के टॉपिक्स में क्या इशू आता है मैं आपको बताता हूं। इस तरह के टॉपिक्स में इशू ये आता है कि ज्यादातर बच्चे जो है उस तरह के टॉपिक की तरफ बढ़ जाते हैं बिकॉज समझ में आ रहा होता है, और वहां पर इशू ये आ जाता है कि देन यू हैव टू एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स टू कीप योर एसे डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो सबसे पहले तो जरूरी ये है कि किस तरीके से आप इस टॉपिक को समझाते हैं, दैट कि द विक्ट्री लाइज इन स्ट्रेटेजी, विजडम, डिप्लोमेसी, नॉट ब्रूट फोर्स। विक्ट्री को कैसे डिफाइन करेंगे? एक वॉर जब हो रहा है तो उसमें विक्ट्री एक एस्पेक्ट है,
और इस पर्टिकुलर टॉपिक का एस्पेक्ट ये है कि विक्ट्री, रियल विक्ट्री आप कैसे अचीव कर सकते हो, बाय फाइटिंग और बाय सबडुइंग योर एनिमी, सबडुइंग थ्रू योर इंटेलेक्ट। तो इस तरीके से जो विक्ट्री है वो स्ट्रेटजी, विजडम और इस तरह के एस्पेक्ट्स में लाए करती है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा टू द इवेल्युएटर थ्रू योर एसे टॉपिक दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ इट। ओके, इट इज बेस्ड ऑन सन त्जु's आर्ट ऑफ वॉर। अगर आपको ये याद है आप जरूर लिखिए, पर जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि देखिए कोट्स याद करने का एक लिमिट है। आपके पास बहुत सारे और भी सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको इन टोटलिटी याद रखना जरूरी है। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं हर एक बच्चे को कि इतना कोटेशंस के पीछे मत भागो। इवन व्हेन आई वाज गिविंग यू द essay series, I was suggesting all of you that let's not get into the whole quotation thing, because वो जो लड़ाई है वो अलग तरह की लड़ाई है और उसका कोई छोर नहीं है। there is no end to it. You'll keep on mugging up a lot of quotations. It's not going to help you, because अगर एग्जाम के अंदर एग्जैक्टली नहीं याद आया तो प्रेशर क्रिएट होगा कि मैंने इतने कोटेशंस याद किए थे और वो काम नहीं आ रहे हैं। और चूंकि ऐसे का प्रैक्टिस उस तरीके से लोग नहीं करते हैं जिस तरीके से जीएस का करते हैं, इससे उन कोटेशंस की लिखने में आदत पड़ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर वो कहीं भी दे विल कीप ऑन प्लेसिंग दोस कोटेशंस एंड विल नॉट बी हेल्पफुल टू एनी ऑफ यू। सो दैट्स व्हाई ट्राई टू लुक इनटू अ पर्टिकुलर टॉपिक नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द कॉन्टेक्स्ट विच यू कैन गिव इट। जो कॉन्टेक्स्ट आप इसको दे सकते हो उसी के नजरों से देखिए आप इसको, और उससे अगर आप समझेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड दैट द टॉपिक सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। इसको आप ऑन द फेस ऑफ इट अगर देखेंगे तो बहुत इजीली आप इसका मीनिंग जो है वो डिसाइफर कर पाएंगे। साथ ही साथ आप प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से, जैसे कि पिछले ऐसे में ही हुआ था, नैरेटिव वॉर की बात की थी मैंने, कि हाउ नैरेटिव वॉर विच इज अ काइंड ऑफ सॉफ्ट पावर, उसको यूज करके यू कैन सबड्यू योर एनिमी, अपने एनिमी के फोर्सेस को यू कैन इन्फ्लुएंस, यू कैन डिमोरलाइज एंड बेसिकली यू कैन मेक देम टू कम ऑन देयर नीज, विच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट। अब जहां तक बात करते हैं कि इसमें कौन से एस्पेक्ट्स आप एक्सप्लोर कर सकते हो, तो इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट एक्सप्लोर करने के हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि आप लोगों को मेंशन करना ही चाहिए वो मेरे हिसाब से है कि अशोक का भेरी घोष से धम्म घोष बनना। ओके, आफ्टर कलिंग वॉर व्हाट अशोक डिसाइडेड, सी द मोस्ट ऑफ इंडिया वाज एनीवे कवर्ड बाय हिम, नाउ ही डिसाइडेड ऑन व्हाट, ही डिसाइडेड कि ही मस्ट चेंज हिज पॉलिसी। एक तो कहानी ये है कहीं ना कहीं जो महावंशा या दीपवंशा में लिखी हुई है, जो कि बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स हैं जो श्रीलंका में लिखे गए हैं, कि अशोक का मन भर गया एंड ही स्टार्टेड feeling so sad about all the people who died, because as per his all these records 1 लाख लोग, और of course वहां पे exaggerated data रहता था, but still a lot of people died in the Kalinga war, and because of that Ashok decided not to have any war and he adopted Dhamma. बट इसका एक अलग एस्पेक्ट भी है। अलग एस्पेक्ट ये है कि कहीं ना कहीं अगर फिलोसफिकल लेवल पे, बिकॉज व्हाट अशोक डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ, आई एम फादर ऑफ ऑल माई सब्जेक्ट्स, मैं अपने सारे सब्जेक्ट्स, अपने जितने भी लोग हैं जिन पे मैं रूल कर रहा हूं उनका मैं फादर हूं, उनका मैं पिता हूं। और इसी के साथ उन्हें धम्म, जो उनकी आइडियोलॉजी थी विच वॉज इन्फ्लुएंस्ड ऑफ बुद्धिज्म बट नॉट बुद्धिस्ट, अशोक डिडंट टर्न बुद्धिस्ट, अशोक बेसिकली कॉइंड अ न्यू sect we can say, or new ideology which was Dhamma, which was based on Buddhism. So that's why he adopted it, because so as to have a intellectual and psychological grip over his subjects. तो आप वहां समझ सकते हो किस तरीके से अशोक ने धम्म घोष अपना के भेरी घोष की जगह, चंड अशोक की जगह धम्म अशोक बनके अपने सब्जेक्ट्स को अपने कंट्रोल में रखा और रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं किए। कहने का मतलब ये है कि जहां पे भी कहीं आप रिबेल होते हैं वो तब होते हैं जब दे थिंक दैट द किंग इज बीइंग वेरी एग्रेसिव और किंग इज बीइंग वेरी वीक। नाउ ऑलरेडी काफी खर्चा वेरियस वॉर्स में हो गया होगा अशोक का, और इन दैट कॉन्टेक्स्ट इफ यू लुक एट दैट, ही टुक अ वेरी जुडिशियस डिसीजन टू कॉइन धम्म, बिकॉज नाउ ही डजंट नीड टू गो एंड फाइट वॉर्स, ही जस्ट नीड टू सेंड एमिसरीज who will go there, या फिर
धर्म महामंत्रास, इस तरह के लोगों को भेजना पड़ेगा who just will have to ensure that everybody is with Ashok philosophically or not or psychologically or not. So this is a very important take which you can start or you can mention in this particular thing. Then again, Mahatma Gandhi is non-violence. किस तरीके से निसी Gandhi ji, as everyone says that Gandhi ji Mahatma has been bestowed on him and other such titles have been bestowed on him, but as per neutral historians take, Gandhi ji was a master tactician, a master politician, and he realized that it is really very difficult for the Indians to have a one-to-one face-to-face battle with the Britishers because Britishers were quite developed. आप समझ ही रहे किस तरीके से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण जो ब्रिटेन है, वैसे तो पूरा यूरोप ही सही, पर ब्रिटेन जो है वो काफी आगे बढ़ गया था और वहां पर कहीं ना कहीं एम्युनिशंस के टर्म्स में, स्ट्रेटजी के टर्म्स में इंडियंस एट दैट पॉइंट टाइम वर अनेबल टू और कुड नॉट हैव मैच द ब्रिटिशर्स. देन व्हाट गांधी जी डेवलप्ड ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, सत्याग्रह. ठीक है, सत्याग्रह was Gandhiji's tool or Gandhiji's tool of getting into a war. That was a different kind of war. And in that war, Gandhiji won because he was ideologically able to make everyone understand that Britishers can't stay here. हाँ जरूर क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे वायलेंस हुआ, बट देन गांधी जी वॉज इन जेल. बट वेन एवर ही लेड द मूवमेंट, चाहे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, चाहे वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, चाहे वो चंपारण सत्याग्रह हो, चाहे ऐसा कोई भी इवेंट हो जो उन्होंने किया हो, चाहे सॉल्ट सत्याग्रह हो, ही वॉज एबल टू कंट्रोल द नरेटिव थ्रू ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. So this is how you can approach or you can write your essay in which you can make people understand or make the evaluator understand that having a strategy which is non-violent by nature can subdue a master or a person who is much more stronger than you, which was adopted by Gandhi ji. Okay, this is one of the cases in which you can do that. Apart from that, you can also give example of Cold War. After World War II is over, the greatest power which was left out of World War II was USSR. But USA at the end of World War II bombed Japan with the nuclear weapon. Although US neither in World War II or World War I was an active participant. US जो था, United States of America, was not even an active participant. But eventually at the end of World War II, USA also emerged as a very important or main contender for the world power. क्योंकि इंग्लैंड, फ्रांस, इन सब की तो हालत खराब हो रखी थी. दे ऑलरेडी लॉस्ट लॉट ऑफ मनी एंड लाइव्स. लेकिन वहां पर यूएसए और यूएसएसआर ने ये डिसाइड किया कि दे विल नॉट बी गोइंग फॉर ऑल आउट वॉर अगेंस्ट ईच अदर. दे विल बी गेटिंग इनटू कोल्ड वॉर. कोल्ड वॉर वाज ऑल अबाउट नैरेटिव, सपोर्टिंग पीपल. से यूएसए सपोर्टिंग पाकिस्तान, यूएसआर विल सपोर्ट इंडिया. दीज काइंड ऑफ वेज वर अडॉप्टेड बाय बोथ ऑफ देम. So that चाहे वो नाटो हो, चाहे वो वॉर्सो पैक्ट हो, इसके थ्रू, so that they'll be able to get into a conflicting position without fighting or without getting into physical fight. तो वो भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हाउ टू सबड्यू योर एनिमी. और जैसा कि इवेंचुअली ये देखा भी गया कि यूएस ने किस तरीके से अपना सॉफ्ट पावर यूज करते हुए जो आयरन व्हील यूएसएसआर वाज एबल टू पुट ऑन ऑल द ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एंड एशियन ऑल्सो, उसको उतार फेंका. जस्ट टू मेक पीपल और जस्ट बाय डूइंग अ सिंपल थिंग ऑफ सेटिंग द नरेटिव. और उस टाइम पे नरेटिव सोशल मीडिया के एब्सेंस में बना पाना यह अपना क्रेडिट है जो यूएस को जाना चाहिए. तो दिस इज ऑल्सो ए वेरी वेरी एग्जांपल ऑफ हाउ टू सबड्यू योर एनिमी विदाउट फाइटिंग. द अदर केसेस ऑल्सो लाइक in your own individual life you can give example. जैसा कि मैं बोलता ही हूं, personification का example देता हूं, how you can in your own life can give examples out of कि when you chose not to fight in a particular case, but in place of that you tried to what we can say intellectually win over a person. You can very well give example of that, those cases when you were available or you were there on a public place and where something like this started.
जैसे कि हम जानते ही हैं कि हमारी ट्रेन हो चाहे हम बसेस हो, बहुत भीड़ रहती है, इस तरह की सिचुएशंस खड़ी हो जाती हैं. तो यू कैन गिव सच एग्जांपल्स जस्ट टू टेल द इवैल्यूएटर दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट द रियल आर्ट ऑफ विनिंग अ वॉर इज टू सबड्यू योर एनिमी विदाउट फाइटिंग, क्योंकि वहां पर पब्लिक प्लेस में फाइट करना कैन बी डेट्रीमेंटल टू योर ओन हेल्थ. तो इस तरह के एग्जांपल्स भी आप दे सकते हो. ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे इकोनॉमिक सैंक्शंस हो गया, शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया. इसके अलावा नेगोशिएशन मीडिएशन की बातें हो गई, किस तरीके से नेगोशिएशन मीडिएशन की रूट अपनाई जाती है आज के टाइम में सो एज टू सॉल्व अ पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट. बट वहीं आपको काउंटर व्यू भी देना पड़ेगा. नाउ व्हाट इज काउंटर व्यू इन दिस केस? सी, जैसे होलोकॉस्ट हुआ, नाउ होलोकॉस्ट के अगेंस्ट में यू हैव टू फाइट. World War II is an example of that. Or you can give example of Operation Sindoor that Pahalgam happened, in which मासूम जाने गई, टूरिस्ट थे, they were tourists and they were killed unnecessarily after asking their religion. So what to do against them? Against it, it was imperative that India should be attacking or those sites at least from where these terrorists come. So you need to give counter view also that it is not a blanket statement what this particular topic is saying. What is required is कि अगर लास्ट रिजॉर्ट रहे फाइटिंग तो वही अपनाया जाए. साम दाम दंड भेद कहने का मतलब ये कि फाइटिंग को नलीफाई कर देना एज एन ऑप्शन या डिमीन कर देना वो सही नहीं है. What is required is that you need to keep it as the last resort when everything else is failing. Like example of World War II or in case of Operation Sindoor, or India faced such kind of situations a lot with respect to Pakistan or China. So at that time, in order to get into a fight, you have to understand that now subduing the enemy face to face has become important. Okay? So this is how you need to operate it. इसके अलावा you need to understand कि you need to sum up this particular essay topic by creating a balance in which you need to mention that of course fighting should be the last resort, but in present day and age of AI and narrative setting and all this social media and all, it is easy, comparatively easy as compared to earlier times to subdue an enemy without fighting. And in this present day and age, if someone is not adopting those ways, then that person is committing a mistake. Okay? देखिए, क्योंकि देखिए आमने सामने की लड़ाई जो है उसमें जान मार का खतरा रहता है. At that time, of course, it might look as if it is very important for someone or two countries or two people to get into a fight. But later on, they'll be repenting it. So it's better to use your intellectual prowess to subdue the person in front of you rather than going for a physical fight. And this is how you should be concluding your essay. Exploring all these topics and then concluding by summarizing all those topics. Apart from that, giving a way ahead also. Okay. So this is the second essay topic which was asked from all of you. Now let's move to the next topic, which is again a very important, a very good topic, that thoughts finds a world and creates one also. Okay, again a very good topic. People should have written on this also. अगेन एक ऐसा वैलिड टॉपिक है जिसपे आप लिख सकते थे, और अभी भी जो लोग अगले साल अपेयर होने वाले हैं उनको लिखना चाहिए, so as to explore these kind of topics. The more you will write these kind of essays, the more you will get better in this. सिंपल फंडा है, दो पेपर जिसके लिए आई कैन एश्योर यू, सी GS 1 to 3 की जहां तक बात है, ऑप्शन की जहां तक बात है, आप बहुत ज़्यादा उसमें पढ़ सकते हो, पढ़ने का स्कोप बहुत ज़्यादा है, पढ़ने का स्कोप तो एसए और GS 4 में भी बहुत ज़्यादा है. बट आई कैन अश्योर यू, without writing, practicing GS 4 and essay, if you go to the paper, it is futile, completely futile, because these two papers are completely and totally dependent on how much you practice them before going to the exam. Of course, other papers also require practice,
but in comparison to all those particular topics, all those subjects, these two are much more dependent on answer writing practice. Okay, so this is one thing which you all need to understand. Now let's dwell into the real meaning of it. Now you need to understand that thoughts find a world. This whole thing is about the human imagination. वेरी फेमस एग्जाम्पल, न्यूटन के सामने जब सेब गिरा तो पहला सेब तो था नहीं दुनिया का जो गिरा था, बट स्टिल न्यूटन वॉज एबल टू ग्रास्प द कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम दैट, और वहां से जो ग्रेविटी ही ग्रास्प्ड, ही डिस्कवर्ड, इन्वेंटेड तो नहीं कह सकते, एग्जिस्ट तो पहले भी करती थी, दैट थिंग विच डिस्कवर्ड, उसके बेसिस पर एक दुनिया खड़ी हो गई, एक दुनिया क्रिएट हो पाई. कौन सी दुनिया? वो दुनिया जिसके अंदर की ग्रेविटी के लॉज पीपल अंडरस्टैंड एंड दे आर एबल टू वर्क ऑन इट. इसके अंदर वो सारी चीजें आती हैं जिसके अंदर ग्रेविटी यूज होती है, वो हवाई जहाज से लेके पिन तक, एवरीथिंग इज बीइंग डिजाइंड यूजिंग दीज रूल्स ऑफ और लॉज ऑफ फिजिक्स. तो आप समझिए एक छोटा सा जो थॉट है, it is able to create a world around it. Another example for it, जैसे रेनेसां का टाइम है, रेनेसां के टाइम पे when the Europeans or Western Europeans came to know about their past glory of the Greeks, ancient Greeks, तब एक नई लहर दौड़ी. उस लहर के अंतर्गत यह हुआ कि एक पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट जो है वो बाकी वर्ल्ड से कई 100 साल आगे बढ़ गया. बिकॉज यू नो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो बीज है वो रेनेसां में ही गाड़ा गया था. सो यू ऑल मस्ट अंडरस्टैंड कि दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपेंड एंड हाउ अ सिंपल थॉट जो कि जिसने की अपनी दुनिया बनाई है वो एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड भी रच सकता है. एंड दैट्स हाउ यू नीड टू मेक द इवैल्यूएटर अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक, एंड दैट्स हाउ यू शुड बी डिसाइफरिंग दिस टॉपिक. I am talking about introduction here, what you need to be writing in the introduction. And once you are done with the introduction, once you are able to, what we can say, deconstruct the introduction, the topic of the essay in the introduction, then you can move to the body part. Okay, in body, first of all, you need to understand that the science and tech, which I already told you in case of Newton also, that how through experiments new things are explored and which lead to the creation of a very new world. Okay, इसके अलावा सोशल रिफॉर्म में जैसे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट या विमेंस राइट ऑल बिगिन एज आइडियाज. इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में यह बात सोच पाना बाय गांधी जी या बाय अदर लीडर्स दैट कि मासेस को इंक्लूड करना है इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट. देखिए सारे टॉपिक्स आप जीएस में पढ़ चुके हैं तो आप रिलेट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं. दैट्स व्हाई आई एम गिविंग सच एग्जांपल्स. तो ये थॉट आ पाना कि हाँ मासेस कैन आल्सो बी पॉलिटिकली एक्टिव इन दैट डे एंड एज व्हेन मोस्ट ऑफ अस वर इलिटरेट. ये सोच अपने आप में एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी सोच थी विच इवेंचुअली लेड इनटू द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ वेरी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी which is for the whole world to look for. Okay, so this is how you can structure the body part of your essay. Okay, इसके अलावा another thing which you can also mention is about the personal example, that how self belief or realizing one day that I can handle this kind of issue leads into a very new person or changed person for you. Now here, what is the thought? The thought is self belief. The thought is self-belief, which is resulting into a world. What is that world? That new world is a new person altogether. Are you getting me? See, the thing is, these kind of examples are very reflective by nature. Of course, the other examples about the science and tech, about Indian freedom movement, everybody might be writing it. But how will you make your essay different from others? That is a very important point, very pertinent point.
And for that, you need to delve into such kind of personal things like self-belief, that the thought of self-belief can lead to a new and changed person. And that new changed person is a new world in itself. And that's why you need to mention in this particular essay topic. Okay. Now again, you can also talk about digital revolution. You can talk about the startup culture. You can talk about how ideas can explore or ideas can invent new things completely. And that will help you to structure a very fruitful essay in that. Okay. Now again, a counter view in this. What is the counter view? Counter view is not all thoughts, not everything which you think is going to create a world, even if it is innovative by nature. And that is the rule of nature, that not everything succeeds. Even if it is a good thought, it's a very, what you can say, revolutionary idea. Got it? So that's why you need to address those kind of examples also, when a particular idea which looked very novel, and it was very novel, but still was unable to create a world in itself, आपको वो एग्जाम्पल भी देने पड़ेंगे. बिकॉज आप समझिए इस बात को, ऐसे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज गोइंग टू हेल्प द इवेल्युएटर अंडरस्टैंड दैट यू हैव दैट थिंग इन यू एंड यू आर एबल टू डिफरेंशिएट और मेक पॉइंट्स अगेंस्ट द जनरल थीम ऑफ द एसे टॉपिक. एंड इफ यू आर एबल टू डू दैट, तो आपके जो स्कोर है वो 130-40 से नीचे नहीं आएगा. Okay, in an essay, it's all about impressing the evaluator. In GS answers, it's about talking matter of the fact things. But in essay, you need to impress the evaluator. And how will you do that? By mentioning these kind of things only. चाहे वो सेल्फ बिलीफ की बात हो, चाहे वो काउंटर व्यू हो कि हर आइडिया जो है वो वर्ल्ड क्रिएशन की तरफ बढ़ जाए, ऐसा जरूरी नहीं है. ओके. Now let's talk about the conclusion of this particular topic. Conclusion की जहां तक बात करेंगे, तो what we understand by conclusion is that conclusion के अंदर आपको कहीं ना कहीं ये सारे के सारे जो आपने aspects explore किए हैं इस particular टॉपिक के अंदर, that you need to summarize. आपको उनकी summary देनी पड़ेगी. और वो summary क्यों देनी पड़ेगी? Because you all must understand that in these kind of topics, once you conclude, writing quotations and all is of course very value added, and it can add value to the whole essay topic. But on the top of it, you all need to understand that concluding all the aspects which has been written in the body is the safest way to do it. कई बार ऐसे टॉपिक्स के ऊपर आपको कोटेशंस याद नहीं आएंगे, तो बेटर ये है कि यू गो सेफ and you write a summary of whatever you have written in the body. And if you are able to do that, then you'll be able to achieve good score. Okay. So this is how in this particular essay you have to handle it. Now next, and the fourth essay which we are going to discuss now is best lessons are learned through bitter experience. Again, a very reflective essay topic. ओके. तो इस वाले केस में आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक में क्या करना है, मेरे को जहां तक लगता है काफी बच्चों ने इस पर्टिकुलर टॉपिक को भी दे माइट हैव टेकन अप टू राइट द एसे. ओके. तो इसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो आपको समझाना है कि व्हाट इज अ बिटर एक्सपीरियंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर बिटर एक्सपीरियंसेस इन द कॉन्टेक्स्ट दिस एसे. इट माइट बी फेलियर. You tried for a particular exam, or you tried for something, you tried to score rank 1 in your class and you were unable to do that, or you tried to achieve a certain kind of physique, or you tried to achieve something in sports and you were unable to achieve that. So that is a bitter experience in itself. या फिर suffering हो या फिर hardship हो.
Okay, so this is how the bitter experience part needs to be handled. और जब बिटर एक्सपीरियंस आप बता पाओगे तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा, बिकॉज आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो एलेटर के पास समझ में आएगी, एलेटर को ये बात समझ में आएगी कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट बिटर एक्सपीरियंस मींस, एंड देन यू कैन रिलेट इट टू द जनरल थीम ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, विच इज बेटर लेसन, बेस्ट लेसन्स आर लर्न्ड थ्रू बिटर एक्सपीरियंसेस. बेस्ट लेसन्स का मतलब यहां पर यह हो गया एक तरीके से कि जो आपको सीख मिल रही है फ्रॉम एन एक्सपीरियंस, वो तभी अच्छी हो सकती है जब वो एक एक्सपीरियंस के थ्रू आए जो उतना सुखद नहीं था. ओके, एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू राइट इन दिस पर्टिकुलर केस. ठीक है, इसमें आप इंडिविजुअल लाइफ की बात कर सकते हो, जैसे कि फेलियर्स बिल्ड रेजिलियंस. कहने का मतलब किस तरीके से आपने अपने केस में जब ने फेलियर फेस किया तो उस फेलियर से निकल के थ्रू रेजिलियंस यू वर एबल टू गेट सक्सेस और यू वर एबल टू कम आउट ऑफ इट. इसको आप एक्सप्लेन अगर कर देते हैं तो यू आर sufficiently explaining the meaning of this particular essay topic. Okay, next is in history also you can delve into the cases of Lincoln. Why was Abraham Lincoln so resilient in his way and approach? Why? Because he lost a lot of elections, and after losing them he became the president of India, president of USA. Now once he became the president of USA, he proved to be the landmark or the most famous, one of the most famous US presidents. How? He abolished slavery. Under his presidency only slavery was abolished. साथ ही साथ सिविल वॉर हो गया, जैसे नॉर्थ वर्सेस साउथ का, जिसमें नॉर्थ जीती थी. ये सारी चीजें जो है ये अब्राहम लिंकन के सामने ही हो पाई, और इतने सारे जो इश्यूज थे he was able to take them in. How and why? Because he had bitter experiences when he lost elections, and through that he gained that experience which helped him when he became the president of USA. Okay, या फिर महात्मा गांधी का केस हो गया. महात्मा गांधी केस की अगर हम बात करें तो what we realize is that कि he had a very bad experience, bitter experiences when he was traveling in South Africa, and from there he gathered that courage, from there he gathered all these things which helped him to formulate satyagrah, which eventually led into the independence of India and the securing of the dignity of Indians in South Africa. So this is how you need to make the evaluator understand that you have understood the topic very well. उसके अलावा चाहे सोसाइटी की बात हो, पेंडेमिक की बात हो, कि how and why public health has become or has come in the forefront in all the countries because of COVID. COVID came and it gave a bitter experience. A lot of people died in COVID. And at the end of it, now India's public healthcare system has been overhauled. चाहे वो वैक्सीन बनाने की बात हो इतने कम पीरियड में, चाहे उसके बाद बूस्टर शॉट्स देने की बात हो, चाहे वो आज के टाइम पे पब्लिक हॉस्पिटल्स की सिचुएशन हो, इनमें कहीं ना कहीं जो थोड़ा बहुत चेंज आया है वो उसके पीछे रीजन जो है वो कोविड का बेटर एक्सपीरियंस है. तो ये सारी सारी बातें आप लिख सकते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक क्राइसिस हो, जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस. It was a bitter experience. India was humiliated during that time. But then India adopted liberalization, privatization, globalization, which led to the development of India. And India right now is the fastest developing country in the world. And how did this happen? This happened because of the bitter experience which India faced during the BOP crisis. So this is how you need to shape up your essay topic. Okay. The other ways also you can explain it. Now, what aspects need to be explored in the body? You need to understand, you shouldn't restrict yourself to the Indian examples only. You can move to the global examples also, like World War II. The World War II was a very bitter experience. A lot of people died. After all, it was World War. But then after that, what happened? After that, institutions like United Nations were developed. Okay. Then again, the institution of Universal Right Declaration. Even Cold War was an impact of all these things only, because whether it be USSR or it be USA, they already had the bitter experience of World War II. So that's why, despite of huge animosity, they never confronted each other one to one or on the face of it.
तो आप ये बात समझिए कि किस तरीके से आप इस तरह के एग्जाम्पल्स को अपने इस तरह के ऐसे टॉपिक के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, चाहे वो यूपीएससी प्रिपरेशन की बात हो, एथलीट्स की बात हो, एंटरप्रेन्योर्स की बात हो, किस तरीके से आफ्टर बिटर एक्सपीरियंस दे इंप्रूव एंड दे आर एबल टू गेन सक्सेस इन देयर लाइफ। You can take example of Dhirubhai Ambani or Adani or Birla or Tata, and you will realize that after bitter experiences only they were able to construct their empire. Okay, so these examples you can give. You can even talk about UPSC preparation. It will be a personified example, which I always suggest is always better than the examples of some very important personality. अगर आप अपनी बात करते हैं ऐसे में, अपने एग्जाम्पल्स, अपने लाइफ की बात करते हैं, तो हमेशा वो अच्छा रहेगा किसी बड़ी पर्सनालिटी का एग्जाम्पल देने के। सो यू कैन टॉक अबाउट यूपीएससी प्रिपरेशन, दैट हाउ यू आर अनेबल टू क्रैक प्री एंड नाउ यू आर राइटिंग मेंस, एंड हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू टू क्रैक प्री। इस तरह के एग्जाम्पल्स भी आप दे सकते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन अप्रोच दिस पर्टिकुलर essay in your exam. Now, यहां पे काउंटर व्यू क्या रहेगा? मैंने हर टॉपिक में काउंटर व्यू की बात की है, तो मैं यहां भी जरूर करूंगा। काउंटर व्यू यहां पे रहेगा कि नॉट ऑल सफरिंग टीचर्स, हर तरह की सफरिंग जो है वो आपको सिखाती नहीं है, ठीक है? वो कभी कभी बहुत ही ज्यादा विध्वंसक भी हो सकती है, डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि इफ समवन गेट्स इनटू ड्रग एडिक्शन, okay, now it is, as you all know by the name of it, it is addiction. Now that kind of experience, bitter experience, is not going to fade away so easily. Or someone had a very personal we can say mishap in life, then it can result into a kind of person which gets depressed chronically. So not every bitter experience leads to some kind of, what we can say, lesson. So you need to put those counter views also, in which you can give example of human experiences. And again, this critical thinking comes into action here, as I told earlier also. This shows that you have that kind of critical thinking, that you can understand that not every lesson can lead to, or every experience can lead to a lesson. Okay, so this is very important part. And how to conclude this particular essay? Now see, you need to conclude it by summarizing all the topics in the body, as I just told you. The various aspects which you explored in the body of this essay topic, that will be concluded in the conclusion, that will be summarized in the conclusion. Okay, and also you can suggest that how to utilize a bitter experience to mold it into a very effective lesson, that you can suggest, that you can give as a way ahead in your conclusion. And that is how you are going to structure the conclusion of this kind of essay. Okay, so right now we have covered the 4 essays of section A. I gave you an outline what all you can write. Of course, see, essay के अंदर मैं चाहे आपको कितना भी ज्ञान दे दूं, कितना भी समझा दूं, क्या क्या एस्पेक्ट आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, you have to write it. So I'll suggest everyone who didn't appear for this year's mains, or who even appeared but still they think that something is short, they can write it again after they are done with their exam. And all the other aspirants, because देखिए essay का जो है वो आपके फाउंडेशन क्लासेस उनसे लेना देना नहीं है. Essay is all about the attitude which you developed, the world view which you gained at the age you are right now. So better है कि आप अभी भी ऐसे टॉपिक्स को आप लिख सकते हैं. You can write them, you can send it to us, and we'll discuss it in the next session. Okay, and after now we'll be discussing about the section B and the essays which came in section B. I don't know why UPSC is giving 2 various names to these sections. They should just make section A and write 8 essays and ask the student to write 2 out of them. Okay, but we'll see what happens to the section B essays now. Okay, now we'll be talking about section B of UPSC CSE Mains essay paper 2025. Now in section B, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि अब कोई खास डिफ्रेंशिएशन तो रहता नहीं है, दोनों ही सेक्शंस में फिलोसफिकल रिफ्लेक्टिव एसेज आते हैं.
So in that, the essays which came this year were muddy water is best cleared by leaving it alone, the next one was the years teach much with the days never know, it is the best to see life as a journey not as a destination, and contentment is natural wealth, luxury is artificial poverty. ठीक है, ये सारे के सारे ऐसे टॉपिक्स जैसा कि आप देख रहे हैं अगेन फिलोसफिकल रिफ्लेक्टिव है बाय नेचर, ओके, जिसके बारे में हमने अभी सेक्शन ए के डिस्कस करते वक्त हमने काफ़ी डिटेल में बात की. ठीक है, अभी हम फिर आगे की जो 4 एसेज उनके बारे में बात करेंगे. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू द फर्स्ट वन विच इज muddy water is best cleared by leaving it alone. Muddy water is best cleared by leaving it alone. Okay, दिस इज अ टॉपिक. नाउ सबसे पहले तो इस टॉपिक का जो लिटरल मीनिंग है उसके बारे में बात कर लें, जो इंट्रोडक्शन में हम मेंशन करेंगे, विच विल बी मोर अबाउट कि वाई समथिंग विच इज गोइंग बैड इफ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड देन इट मे गो गुड और इट मे गो फाइन. दिस इज द रियल मीनिंग और द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट. बट हाउ टू राइट इट, प्रॉब्लम ये नहीं होती है केवल कि आर यू एबल टू कॉम्प्रीहेंड द टॉपिक्स एक्चुअल मीनिंग और नॉट, उसको रिफ्लेक्ट कैसे करना है, उसको दिखाना कैसे, उसको लिखना कैसे है, वो एक इशू बन जाता है कहीं ना कहीं. तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं से जो मडी वाटर का कंसेप्ट है, व्हाट डज अ पर्सन अंडरस्टैंड बाय मडी वाटर. ठीक है, ये मडी वाटर जो है ये जो मडी वाटर है ये जो मडी वाटर है इससे क्या मतलब समझ में आ रहा है. ठीक है, तो ये समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और मडी वाटर इस केस में जो मीनिंग इसका बैठ रहा है वो बेसिकली हैज टू डू विद डिस्टर्ब सिचुएशंस, ओवर थिंकिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. ओके, now once you know the meaning of this particular essay topic, then it is not that difficult for you all to handle this particular topic, because बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, इंडियन कॉन्टेक्स्ट, वेरेवर यू वुड लुक फॉर इट, जिससे कि आप इस बात को समझा पाएंगे. ठीक है, जैसे कि एक फिलोसफिकल टेक है इसके ऊपर कि टाइम्स आर हीलर, टाइम्स इज अ हीलर या बुद्धिज्म आइडिया ऑफ डिटैचमेंट. कहने का मतलब कहीं ना कहीं जो टाइम है वो एक हीलर है. कई बार जो समय जो आप देते हो एक पर्टिकुलर इशू को सॉल्व करने में, जब इनएक्टिविटी उसमें इंक्लूड होती है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप ठीक हो जाता है. ओके, और इसमें हम बुद्धिस्ट आइडिया ऑफ डिटैचमेंट की बात कर सकते हैं. एज यू ऑल नो, जो बुद्धिस्ट आइडिया है दैट सेज दैट डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द इश्यूज इन लाइफ. Now the desire of solving a particular issue should not be there as far as Buddhist ideology goes. What Buddhist ideology says is that there must be a sense of detachment. Okay, एक sense of detachment होना चाहिए from the issue itself. और अगर वो detachment आपका रहेगा तो अपने आप वो issue जो है वो solve हो जाएगा. Got it? So this is how you should be defining, or one can say that writing in the body part of this particular essay the various aspects of this essay topic. Next is psychological, that over analysis worsens anxiety, clarity comes with calm. ठीक है, आपने पर्सनल लाइफ में भी चीज देखी होगी और आप इसको आप एज ए साइकोलॉजिकल कंसेप्ट भी समझा सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो ओवर थिंकिंग है वो एंजाइटी को लीड करती है, और जो कामनेस है दैट हेल्प्स यू टू सॉल्व अ पर्टिकुलर इशू. ओके, और वहां पर you will realize that through these kind of examples you can explore various aspects
of an essay topic. In this topic, as I already told about the philosophical aspect, next is psychological, okay. The another one is social, okay, social, political, and then personal. Can you see how many aspects have been explored in this particular case? यहां बहुत सारे आप aspects ले सकते हो. जहां तक social aspect की बात है, many conflicts de-escalate if they are left unprovoked. काफी सारे social conflicts ऐसे कि आपने देखा होगा in society, in a public sphere, if a particular issue or particular case is being escalated, then just being calm in that situation, just not taking that particular situation head on, helps to solve that issue easier than if you take that particular issue head on. Are you getting me? अगर कोई भी इशू जो है, अगर आप उससे भिड़ने चले जाते हैं इन सोसाइटी, तो हो सकता है कि वो और वर्सन हो जाए. बट वहीं पे अगर आप कामनेस दिखाते हैं, इफ यू ट्राई टू de-escalate the situation by ensuring that कि tempers don't flare, तो फिर वो इशू जो है वो सॉल्व होने के चांसेस अपने आप बढ़ जाते हैं. ओके, सो इस तरह की चीजों को आप इंक्लूड कर सकते हो in your essay explanation while explaining various scopes which you can handle in a particular essay. Okay, इसके अलावा जो नेक्स्ट एस्पेक्ट जो है इसके अंदर वो है पॉलिटिकल. पॉलिटिकल में आपने देखा होगा किस तरीके से जो मास्टर टेक्टिशियन पॉलिटिशियंस होते हैं वो कैसे एक सिचुएशन को डी-एस्केलेट करते हैं बाय गिविंग नो रिस्पॉन्स एट ऑल. बिकॉज a shrewd politician or a tactful politician is someone who chooses when to speak and chooses when to shut. And that's been seen in our politics a lot. जैसे एग्जांपल आपको देते हैं कि जब when we had coalition governments a lot, then we saw those kind of prime ministers who on the face of it didn't look like very proactive, but they were. It's just that they chose not to react to each and every statement from their coalition partners. And this helped them to run the government. So you can give these kind of examples to basically substantiate your argument that in political sphere also, inactivity usually helps during the muddy waters. And this inactivity basically helps to solve that particular situation. Okay. In the same case, in the personal life also, importance of patience in relationship decision making. As we can see that if a particular issue has been there in a family or in a relationship, the more patient they are towards that particular issue, the easier it gets solved. Once they start getting or pondering over it too much or start overthinking about it too much, it gets really worsened. And at times, it helps into the breakage of the relationship. So that's why it is being said that muddy waters best cleared by leaving it alone. और जैसे कि आप इसका physical aspect बता सकते हैं. Try to understand. While explaining the real meaning of this particular essay topic, you can also talk about the real muddy water, that in the real muddy water, when it is left alone, it is left untouched, then the whole dirt settles in the bottom and the clear water appears above. The same way you can relate it to all these aspects, that in the philosophical take, in a psychological take, social setup, personal setup or political diplomatic setup, whenever you let that particular muddy water settle, then the whole dirt will settle at the bottom and you will get the clear picture or the clear water at the top. It is very much important in diplomatic circles also. जैसे कि आजकल आप देख ही रहे हैं किस तरीके से ट्रेड बैरियर्स यूएस लगा रहा है इंडिया पे. One case be that Prime Minister Narendra Modi or some other say finance minister and all would come out and be very vocal about what US is doing and how much unfair it is. But at the same time, our authorities, our representatives have chosen not to speak too much on that and let it settle, because the phenomena called Trump is going to settle eventually, because the kind of actions, the kind of decisions he is taking, it's not sustainable by nature. So that's why the Indian government or the Indian, what we can say, politicians or our representatives have decided not to react too much on all the things which he is saying, and through that they are waiting for this muddy water to settle. Okay, so you can give these kind of examples, you can relate through these examples to the core theme of the essay topic. Got it?
And now what to write in the conclusion? In the conclusion of these kind of essays, what you need to do is that you need to summarize, as I already said, and then you can also bring up a counterpoint, as I have been talking about earlier also, that at times settlement of muddy water is going to be a luxury for you. आपके लिए एक luxury हो सकती है muddy water को settle होने का time देना. You may be required to handle that situation head on. So at that time you should be judicious enough. You should be critical enough to understand those kind of situations and handle those particular issues head on so that you solve that issue. So this kind of counter view will help you to structure a very fruitful, very holistic conclusion and will help you to score good marks. Because you will bring a counter view and that will reflect that you have critical thinking, which anyway any evaluator will appreciate. Got it? So this is another essay topic. Now the next one is the years teach much which the days never know. Okay. Now, what this particular essay mean? First of all, we need to deconstruct the real meaning of this essay, and while deconstructing the real meaning of this essay, we need to understand what does years and what does days mean in this particular essay. जो हमें सालों सिखाते हैं वो हमें दिन नहीं सिखा सकते. This particular essay means that. But what does the years and days mean in this? Years means long-term experience. And days means short-term takes. But because we can't call short-term experience. Are you getting me? Short-term experience and long-term wisdom. Okay. The better usage, the word which you can use here is now this essay topic basically what asks you to understand is that long-term wisdom is going to bring fruits to your efforts rather than short-term experience, and that's why you should go for something which has a sustainable approach and sustainable to your own growth and all these kind of things. So you should think in that way, and time and cumulative life experience provides deeper understanding. Okay, time and cumulative लाइफ एक्सपीरियंस प्रोवाइड्स डीपर अंडरस्टैंडिंग, और ये समझने के लिए ज़्यादा आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है. आप अपने प्रिपरेशन को भी देख सकते हैं. यू नो दैट वेरी वेल कि देयर माइट बी लॉट वेरी वेरिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरी वेरिंग फील्ड कम इनटू दिस पर्टिकुलर प्रिपरेशन. देयर आर स्टूडेंट्स who have been very good students throughout their school life, college life and all those, but then there are students also who were not that blessed. They couldn't score well when they were in 10th, 12th or in college. They couldn't go to good colleges. But UPSC provides a level playing field. UPSC is a leveler. So everyone gets fair chance, and because the process is long, so a person who was not a good student, so-called good student, or so-called we can say that he doesn't or she doesn't come from a privileged background, they can give time into it and they can gain long-term wisdom which will help them to crack this exam rather than having a short-term experience about, okay, they were able to understand a particular topic only. So this is a very good example for you, all of you, which you can mention and relate it to the theme of this particular topic. Okay, now let's look into the various aspects which you can explore in this particular case. The first one is philosophical. Life as a continuum, wisdom grows with time. Okay, wisdom something जिसे विवेक बोलते हैं हिंदी में, वो टाइम के साथ आता है. Okay, जैसे कई बार हमारे घर में बूढ़े लोग कहते हैं, हम फिल्मों में आपने सुना होगा कि मैंने ये जो बाल हैं ये धूप में नहीं सुखाए, धूप में नहीं सफ़ेद किए हैं.
तो इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि वॉट एवर इज गोइंग ऑन एंड वॉट एवर इज the reality of a situation that they are able to comprehend, these experienced people, these a bit old people, they have better than the people who didn't have this. जो younger लोग हैं, younger lot है, उनसे better experience है और वहीं से wisdom आता है. इसलिए आप देखते होंगे किस तरीके से एक पैनिक सिचुएशंस में जो हमारे यहाँ के एल्डरली लोग हैं जिन्हें एक्सपीरियंस है, दे एक्ट मोर मैच्योरली एंड विद पेशेंस. ओके, एंड दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट ऑल दीज थिंग्स. Next one is psychological maturity changes perception, hindsight versus immediacy. See, try to understand. You need to understand that maturity changes perception because maturity comes, or maturity is a trait of wisdom only. Okay, जब भी maturity की बात होगी तो वो certain experience के थ्रू आएगा. ओके, वन डजंट गेट मेच्योर एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस. कई बार ये होता है, आप अपने फ्रेंड्स में आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत जल्दी मेच्योर हो जाते हैं. क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इस तरह के सिचुएशंस उन्होंने देखे होते हैं. वो सिचुएशन से उनको क्या मिल रहा है? उनको एक्सपीरियंस मिल रहा है. उस एक्सपीरियंस से वो क्या गेन कर रहे हैं? वो विजडम गेन कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड दैट दीज काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स कैन बी वेरी रेडिली मेंशन्ड इन योर एसे टॉपिक. ओके, नेक्स्ट इज सोशल डायमेंशन. ट्रेडिशंस इवॉल्व ओवर सेंचुरीज. Try to understand. Very latest example is, you can say that we can think in a fashion that like say example of sati system. Okay, now when sati system was banned in 1829 by Raja Ram Mohan by the efforts of Raja Ram Mohan Roy by Lord William Bentinck. At that time, lot of opposition came from the Indian society itself. Why? You need to understand that. You need to understand that this particular issue came because of the simple problem that the society wasn't prepared for that. Society didn't have wisdom for it. It was a very good take. Why should a person be burnt because of his spouse's death? But did the society have the wisdom at that point in time? No. But eventually they gained that wisdom. Now, the traditions which came up and which basically caused the sati system to happen, they evolved through centuries. So, it took time for that whole society to think in a different way, to think in a rational way. Okay? So, you all need to understand that these kind of examples you can quote in your essay so as to make people understand that you have understood the nitty-gritties of this particular topic. Next is political leadership. As we have been noticing that in the diplomacy or the foreign diplomacy, as a country proceeds, it takes long-term actions like what we have done with Russia or erstwhile USSR. Okay, we saw that USSR has always been helpful towards us. It might be because of that USA gave help to Pakistan, but still USSR has always been with us. So we have always understood this particular situation and tried to maneuver around that relationship so as to make friends with those countries with which Russia is not comfortable, say USA. लेकिन हमने कभी भी ये कॉस्ट पे नहीं किया फ्रेंडशिप के विद रशिया. तो इस बात को समझिए आप कि ये जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है या लॉन्ग टर्म जो आपका समझ है, वो जो स्टेट्समैनशिप है, वो धीरे धीरे करके इवॉल्व होता है, उसमें टाइम देना पड़ता है. और दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट द इयर्स टीच मच विच द डेज नेवर नो. तो इसलिए आप समझिए इस बात को कि आपको इस तरह के एग्जांपल्स इंक्लूड करने पड़ेंगे. कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स हों, चाहे ग्लोबल एग्जांपल्स हों, चाहे पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक एग्जांपल्स हों, सो एज टू सब्सटेंशिएट योर आर्ग्यूमेंट. नेक्स्ट इज साइंस इनोवेशन. जैसे कभी भी आप ये बात को समझिए कि कोई भी जो डिस्कवरीज हैं उनमें टाइम लगता है. यू माइट हैव सीन दैट जो नोबेल प्राइज है वो बॉडी ऑफ वर्क के लिए मिलता है. बॉडी ऑफ वर्क कहने का मतलब ये कि एक साइंटिस्ट जो है वो अपना जीवन खपा देता है सो एज टू डिड्यूस अ सिंपल थ्योरी. ओके, जैसे ऑटोफैजी के ऊपर कुछ साल पहले या फिर सर्काडियन रिदम के ऊपर कुछ साल पहले नोबेल प्राइज मिला था. तो यू ऑल मस्ट अंडरस्टैंड दैट द research which went into this was a long term research, not a miracle or one day pony kind of thing in which you just came about just because of the virtue of your intelligence. You came about a particular theory and you just went on with that. No, with experience only you can reach that point
where you can have the wisdom to understand a particular concept, a particular theory, and then you can contribute something to the society through your innovations, invention and discoveries. Okay, now you got it. The thing is, इस तरह के जो aspects हैं उनको आपको mention करना पड़ेगा so as to come back to the topic of the essay time and again. Got it? Now, what to write in the conclusion this kind of essays? Again, summarize करना तो सबसे easy तरीका है, वो तो करना ही चाहिए. साथ ही साथ आपको ये भी करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं आपको एक वे अहेड देना पड़ेगा किस तरीके से इंडिया इस पर्टिकुलर आइडिया को यूज करते हुए आगे बढ़ सकती है. We should go back to our generational knowledge and try to apply it rather than mocking the West. We should look at China also from our own prism, not from Western's prism. इस तरीके से we'll be able to handle all our neighboring countries as well as our own development. And this is what is required for all of us. तो इस तरह की जो बातें हैं इसको आप समझिए और इसको आप इंक्लूड करिए और वे हेड में इस तरह की इनोवेटिव आइडियाज आप दे सकते हैं सो एज टू गेन गुड मार्क्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक वाज the second last topic was, it is best to see life as a journey. Not as a destination. Okay, it is best to see life as a journey not as a destination. ये जैसे कि आप जान ही रहे हैं कि जैसे महात्मा गांधी ने एंड्स की बात की थी और मीन्स की बात की थी, ये कहीं ना कहीं एंड्स वर्सेस मीन्स पे जाता हुआ ऐसे है. ये तो पहला थॉट है, द फर्स्ट थॉट विच अपीयर्स इन द माइंड while you go through this particular essay topic. But what are other things in that? Journey is about process and the growth. Destination is about rigid outcome. Now, journey is about process, growth, and destination about result. जैसे कि आपने इंटेलेक्चुअल्स के मुंह से सुना होगा कि आई एम स्टिल अ स्टूडेंट. ओके, सो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस काइंड ऑफ ऐसे टॉपिक्स दैट यू शुड स्टार्ट विद समथिंग विच यू कैन रिलेट टू. अ पर्सन, खासकर जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स आते हैं, द कैलिबर विच दे हैव, एंड इवन इफ दे क्लियर द एग्जाम, दे हैव टू बी स्टूडेंट थ्रू आउट लाइफ, एंड बीइंग अ स्टूडेंट इज अबाउट जर्नी. So you can relate this particular topic and make the evaluator understand that you have understood the topic through these kind of examples, that journey matters and journey is something which one should be focusing on rather than reaching a particular destination. Destination is what? Say example, you crack this exam. आप एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, आप IAS IPS बन जाते हैं. क्या वहीं पर आपका जो नॉलेज की जो भूख है वो खत्म होनी चाहिए? नहीं. फिर आप कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट हो जाएंगे, कॉम्प्लेसेंट हो जाएंगे, एंड योर वर्क विल नॉट बी ऑफ दैट क्वालिटी एज इट कुड बी इफ यू रिमेन अ स्टूडेंट, इफ यू स्टिल थिंक दैट द जर्नी हैजंट एंडेड. But a lot of bureaucrats do this, that once they become the bureaucrat, they just leave everything apart and just don't keep on working on themselves. But what is required out of everyone in life, and खासकर जो इस सर्विस के अंदर लोग हैं, कि they should be a student or remain a student throughout their journey, throughout their life, because they'll be meeting new kind of people every day. क्योंकि ये पब्लिक सर्विस है, तो आपकी जान पहचान और आपका ताल्लुक नए लोगों से हर रोज होगा. और इस तरीके से ये इशू को समझाकर, ये टॉपिक को समझाकर आप अच्छे मार्क्स भी गेन कर सकते हैं, बिकॉज थ्रू दैट यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट दैट you have understood the practical aspect of this particular essay topic. Okay, now what are the aspects which you can explore in this particular essay topic? The aspects are first of all philosophical, जैसे कि हम जान ही रहे हैं, ठीक है. फोकस ऑन प्रेजेंट नॉट एंड गोल, ठीक है. आज में जीना जरूरी है, ठीक है. आपने सुना होगा, वैसे तो एक एनिमेटेड मूवी का डायलॉग है कुंग फू पांडा का, बट इट्स अ वेरी गुड डायलॉग, दैट
Yesterday was history, tomorrow is a mystery, today is a gift, that's why it's called a present. So try to understand that these kind of quotes, although they are very basic by nature, but if you give them as reference from a very famous movie, then of course it will be acceptable. But what I want you all to understand is that whether you use this quote or not doesn't matter. What matters is that are you able to understand or not the core concept of it. The core concept of this, the philosophical aspect of this particular essay is that you need to live in the present, and that is what is required. Okay. The next is psychological aspect. Happiness as a process, not an endpoint. है कि नहीं? हम एक डेस्टिनेशन पे क्यों पहुंचना चाहते हैं? हम एक डेस्टिनेशन पे इसलिए पहुंचना चाहते हैं बिकॉज हम कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि वहां पहुंच के हमें हैप्पीनेस मिल जाएगी. ठीक है, लेकिन जो जर्नी है उसमें हैप्पीनेस है, एंड गोल में नहीं है. बिकॉज अगर एंड गोल में हैप्पीनेस आपको मिल जाती है तो आपका ग्रोथ रुक जाता है. और इन्हीं सब एस्पेक्ट्स को आपको मेंशन करना पड़ेगा अपने एस्से के टॉपिक में. नेक्स्ट इज सोशल कलेक्टिव जर्नी ऑफ ह्यूमैनिटी. ओके, एज यू कैन सी दैट आज के टाइम पे जिस तरह की फैसिलिटी, जिस तरह की टेक्नोलॉजी हम अवेल कर पा रहे हैं, आज से 200 साल पहले हमारे पास नहीं थी. उसके 500 साल पहले हमारे पास वो भी नहीं थी जो 200 साल पहले थी. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट ये जो ह्यूमन अर्ज है टू कीप ऑन गोइंग, टू कीप ऑन फाइंडिंग न्यू फ्रंटियर्स, दिस हैज ओनली लेड टू our present state where we have so many luxuries in life. We have fast moving cars, we have trains, we have planes, we have AI, we have all this kind of technology. कहीं ना कहीं अगर हम इस चीज में पड़ जाते कि हमें डेस्टिनेशन मिल गया है, जैसे जब आग की खोज हुई, अगर उसको डेस्टिनेशन मान लिया जाता तो it would have not been easy for us to reach this place. बिकॉज कॉम्प्लिसेंसी जो है वो किसी भी सिविलाइजेशन के लिए बहुत ही ज्यादा बेकार चीज है, बहुत ही ज्यादा सुसाइडल चीज है. ओके, गॉट इट. नेक्स्ट इज सोशल एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, नेशन बिल्डिंग एज अ कंटिन्यूअस जर्नी. एज यू ऑल नो कि नेशन बिल्डिंग, जैसे आपने जब हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसके अंदर आपने यू माइट हैव हर्ड दैट द नेशन बिल्डिंग स्टार्टेड व्हेन द नेशन स्टेट कंसेप्ट वाज कॉम्प्रिहेंडेड बाय आवर फ्रीडम फाइटर्स. The initial freedom fighters, talking about the moderates, when the Congress was founded, at that time it was being run by the moderates only. Okay, whether it be Gokhale or Firoz Shah Mehta or Dadabhai Naoroji and these kind of leaders, these leaders believed in nation building, and that process of nation building helped later on leaders like Gandhi ji and Nehru to contribute in that, and that nation building is still happening. So there is some level of perpetuity attached to this particular thing, which you need to understand that nation building is a continuous process, it's a journey rather than a destination. Say in 2047, which we have kept as target for us being a developed nation. If we become developed nation, should we stop after that? No, we need to go ahead. We need to win new frontiers. We need to search for new frontiers. Got it? that is what you need to mention. Next is personal. You can talk about UPSC preparation, as I already told you while explaining the introduction or the deconstruction of the topic itself. I told you that you can mention about UPSC preparation, that how this UPSC preparation, the journey of it is going to help you so as to understand n number of things. You might have seen that कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे मेरे जैसे ही हुए, हम लोगों का एग्जाम नहीं निकल पाया, तभी आज हम यहाँ पर है पढ़ा रहे हैं. तो आप लोगों को समझिए कि ये जो समझ है या फिर ज़्यादातर चीज़ों के बारे में जो नॉलेज है वो हमें यूपीएससी जर्नी के दौरान ही मिली है, और ये बात आप भी समझ पाएंगे. हाँ, ये बात ज़रूर है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप एस्पिरेंट हैं तब आप एग्ज़ाम क्रैक करने में इंटरेस्टेड रहे, इन चीज़ों को जानने में या हर चीज़ को जानने में इंटरेस्टेड ना रहे. लेकिन नॉलेज अर्न करना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक ब्यूरोक्रेट के लाइफ का, जैसे मैं पहले बता चुका हूं, और साथ ही साथ वो आपको इंटरव्यू में भी हेल्प कर सकता है. सो डिस्कार्डिंग एवरीथिंग इन लाइफ by thinking that it's not going to help you in the exam is also not fair, but one should go for that sweet spot where he or she doesn't keep on gathering unnecessary information. Of course, he must have or she must have that kind of understanding that what is important and what is not. Got it? Now, there are some examples also, like I already told you about Gandhiji's means are more important than ends. Then
experience during travel matter more than arrival. As you might have gone for some hiking, आप सब दिल्ली रहते हैं तो कभी ना कभी उत्तराखंड, हिमाचल आप हाइकिंग के लिए गए होंगे. तो जहां आपको पहुंचना होता है वहां पहुंच के तो क्या है, आप आराम करते हैं. जो जर्नी होती है वहां तक पहुंचने की, दैट्स व्हाट मैटर्स. Okay, so you should keep on looking for these kind of examples, relatable things which you can mention in your essay and make your essay more relatable and personified. Got it? Next is, you can give examples from the Indian freedom struggle. Okay, ki how that journey starting from moderates, then the emergence of Gandhiji, and then how Gandhiji's journey through Champaran Satyagraha, and then the non-cooperation movement, and then civil disobedience movement, and eventually the Quit India movement and the independence of India, how that journey progressed. If Gandhiji would have stopped at the very first instance, like say during Salt Satyagraha, when the Britishers accepted the demands of Congress, at that time if Gandhiji would have stopped, then India would have been still dependent or still a Gulam nation. But Gandhiji didn't stop at that. Gandhiji again accumulated everyone, gathered everyone, and went for civil disobedience movement, and later on other such movements, and even during the phase between the two movements he was involved in constructive work. And that is what the life is all about. Life is about journey, and one should enjoy the journey, and the destination will be fruitful accordingly. Okay, so these are some aspects which you can include in this. Now what to write in conclusion? Now in conclusion, what you need to understand is that of course summarization is important, but again way ahead is also very important. Okay, in way ahead what I basically mean is that in essay you need to mention that meaning lies in walking the path with purpose. These kind of quotations could be used, and even if quotation is not used, then at least you can explain it in writing or writing a paragraph. A couple of words will suffice it, but still you need to mention something a go ahead or way ahead for a person who is getting perplexed or who is getting confused about the real purpose of life, whether it is the destination or the journey. For those kind of readers, you need to give a way ahead that how one should get into or get interested in the process of a thing rather than the end result of it. Got it? So this is how you should structure the conclusion of this particular essay along with summarizing all the aspects. Okay, now let's move to the last essay. Okay, the last essay is contentment is natural wealth, luxury is artificial poverty. Okay, now what is the real meaning of this particular essay topic? This topic is talking about contentment, the contrast between contentment and luxury. Contentment is about inner satisfaction and luxury about external desire. Okay. Okay, so this whole essay now will revolve around these two contrasting ideas. What are those? Inner satisfaction, external desire. Okay, and you need to make the evaluator understand that you have understood the contrast between these two things, which is contentment and desire. Now, what this particular topic says, this contentment is a natural wealth. Okay, natural wealth. What is natural wealth? Natural wealth is like we have nadi, nale, jharne. Okay, then luxury is artificial poverty.
ओके, लग्जरी मीन्स आर्टिफिशियल पॉवर्टी। कहने का मतलब ये कि जो ऐशो आराम की चीजें हैं वो एक तरीके की गरीबी है। ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ट्रू रिचनेस इन इज मेंटल पीस, craving luxury often breeds inner poverty. Until unless you are content, say you have right now, you might not be earning, you are studying for UPSC exams, later on you become bureaucrat, or if you are unable to qualify, you will do something good in life. But at some point in life, you need to be content with what you have, and trust me, one who is not content in less is not going to be content in more, because it's a kind of attitude. Contentment doesn't mean that you should stop striving for better things. Contentment basically means that you are not influenced by external desire. This is a very famous, as I already told you about the Buddhist ideology, that Buddhist ideology basically says that कि the दुख का जो असली रीजन है वो डिजायर है। और यहां पे आप देख ही रहे हैं कि डिजायर जो है उसको जोड़ा जा रहा है लग्जरी के साथ। सो आप समझिए कहीं ना कहीं जो लग्जरी है वो दुख का कारण बनते हुए दिखती है यहां पे। एंड दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ, एंड देन यू नीड टू ड्वेल्व इनटू द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एसे आल्सो। But first you need to make the evaluator understand that you understood the real meaning of this particular essay topic, which basically is relating contentment to the luxury. And how is it relating it? It is relating that until unless you have inner satisfaction, then the external desire is of no use. It will only bring agony to you. Whereas the contentment part or inner satisfaction part will bring some relief to you. When you work a lot, when you put up too much effort, then it is contentment only which gives you peace, calmness, rather than achieving something or gaining some luxury items. Got it? Now, what are the aspects which you can explore in that? The first one is philosophical aspect. I already told you about the Buddhist concept of happiness is inner state. Okay, then Indian Upanishads, you can talk about Indian Upanishads and you can talk about the real meaning of contentment. What has Upanishad told about the contentment part? And to leave apart all the external attachments and look for the true nature of the world. Isn't it? So that's what has been written in Upanishads, and that you need to mention. This essay topic also while you are describing the philosophical aspect of your essay topic. Next is psychological again. Luxury never satisfies fully. See, the thing is with luxury is that luxury can never bring satisfaction. Satisfaction can only be achieved by contentment. So you need to mention these sort of things so as to make the evaluator understand that you have understood the meaning of the topic. Okay, next is social consumerism versus sustainable living. Consumerism versus sustainable living. You might have heard a particular quote that the world has enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed. Okay, and that particular quotation which I just told you, the quotation which I told you is very much related to the consumerism versus sustainable living debate. Okay, you need to, as you might have known about, or you must know about SDGs, Sustainable Development Goals. In that, those particular goals have been set up so that our coming generations should also enjoy the resources which we are enjoying. We are basically the patrons. We are the trustees of these resources which need to be exploited by our coming generations also. And how will that be possible? Through consumerism? No. Because consumerism is related to the luxury part. But sustainable living is to do with contentment.
So this is how you can keep on repeating or relating to the actual meaning or actual theme of the topic by relating each and every scope to the topic itself. Got it? Next is social हो गया, political and economic, GDP versus happiness index. Or as a matter of fact, you can talk about growth versus development. Are you getting me? Growth versus development. Development is about the growth of each and every aspect. But what is growth about? Growth is only about the increasing GDP. But does it tell about the real nature of the people of a country? No. That is more to do with development. Development is two-pronged, three-pronged, four-pronged. Growth is singular by nature. In the same way, why indexes like happiness index have been introduced? So as to make people understand that these things also matter. It's not only about accumulating too much wealth. It's also about whether the citizens of a country are happy or not. A country which doesn't have too many resources, their people could be happier than the countries where there is lot of resources. So how is it possible? Because those countries believe in the contentment aspect. Got it? So this is the focus. This should be the focus of your essay topic, and this is how you should include these kind of scopes in your essay. The next one is personal. Again, in UPSC prep, contentment in learning versus rat race of luxury. नोट्स आ गए मार्केट में, सब सेम ही नोट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना. ऐसे की कुछ सैंपल्स मार्केट में बिक गए हैं, सब उसी को पढ़ रहे हैं. अपनी वॉइस भूल जाना, अपनी वॉइस को दोबारा रिकॉल करना, दैट इज व्हाट सेटिस्फैक्शन एंड कंटेंटमेंट इज अबाउट, इजंट इट? Unless and until you will be content with yourself, you will not be able to give your voice in essay. And in place of that, you will go for rat race, which is luxury, market material पड़ा हुआ है. Rather than that, if you'll do a bit of thinking in yourself, that will help you more. If you write these essay topics or these essays without consulting the unnecessary material which has been kept in the market, then you will be doing better in exams. And that's my guarantee to you. But try to understand, you need to be sincere about it. Next one is, you can talk about Buddha's living royal luxury and all, so as to attain the true knowledge which Buddha attained under a tree. How did he go about it? Because he was looking for contentment. Luxury he had enough. He was a prince of Shaka clan. So you need to understand these kind of examples are very much important for you all to be mentioned in the essay itself. Next is Gandhiji's minimalism. Gandhiji believed in minimalism, as you saw that he rejected foreign clothes completely. He used to wear Indian clothes. In dhoti only, and dhoti and banyan, he used to travel a lot. Why he used to do that? He was against consumerism. He was towards sustainability. He believed in trusteeship. ट्रस्टीशिप का सिद्धांत उन्होंने दिया, जिसमें उन्होंने देश के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं उनसे रिक्वेस्ट किया कि आपके पास जो पैसा है वो आपका नहीं है, वो लोगों का पैसा है, आप बस उस पैसे के ट्रस्टी हो. ओके, सो दीज एग्जांपल्स यू कैन गिव to make the evaluator understand that you have understood the topic. Next is Bhutan's national happiness index, as you already know. Then modern consumer culture, stress, loans, dissatisfaction. As you all know that the modern consumerist culture which has developed in the society, it is causing other stress points also. You are accumulating, or people from society are accumulating too many things. But is it giving them relief? Is it giving them satisfaction? Is it giving them contentment? No. It is just increasing the stress levels. It is increasing the poverty. Which poverty? Artificial poverty. ये उगाई हुई poverty है. And this is how you can relate to the actual meaning of the essay topic. Now what to write in conclusion?
Conclusion, you need to write the essence of it. Contentment enriches life naturally. Luxury without balance is hollow. You can proceed with these kind of quotes. It will help you to summarize the whole topic. Okay, and this is how you should be handling these kind of essays. Okay, I guess this session helps you all to write essay. I would suggest all of you that you all should be writing essay, because essay improve करने का एक ही तरीका है essay लिखना. So please write essays so that you can get better at that. And while writing at essays, चलो अगर आप 1000-1200 वर्ड का नहीं लिख सकते तो एटलीस्ट 500 वर्ड का ऐसे जरूर लिखिए and send it to us so that we can evaluate and take up another session discussion all these essays. Okay, that's it from my side. Thank you.